बच्चों, एक बार पुनः आपके YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग दूसरे वैरायटी के आयरन का चर्चा करेंगे। दूसरी वैरायटी का आयरन हमारे पास है पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा, रॉट आयरन की चर्चा हम लोग करेंगे। रॉट आयरन सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग करने वाला लोहा होता है। इसके इस्तेमाल से हम तमाम घरेलू सामग्री, तमाम यंत्रों का भी हम लोग निर्माण करते हैं। तो ऐसे में आखिर पिटवा लोहा क्या है, इसमें आयरन की और कार्बन की कितनी प्रसक्ता होती है, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं और इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ और किस रूप में करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसका अध्ययन करें। तो बच्चों, पिटवा लोहा का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पिटवा लोहा का निर्माण हम लोग कच्चे लोहे से भी कर सकते हैं और ढलुए लोहे से भी कर सकते हैं। वैसे कच्चे लोहे से भी जब हम पिटवा लोहा का निर्माण करेंगे तो उसे ढलवा लोहा में बदल कर ही करना होता है। इसीलिए मुख्य रूप से पिटवा लोहा का निर्माण ढलवा लोहा से ही किया जाता है और ढलवा लोहा से पिटवा लोहा के बनाने की इस विधि को पडलिंग विधि कहा जाता है। तो आखिर हम लोग पिटवा लोहा कैसे और किस विधि से प्राप्त करेंगे, तो ऐसे में उत्तर आता है कि पडलिंग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो पडलिंग विधि से पिटवा लोहा कैसे बनाया जाता है, आइए इसके बारे में समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, इस ढलुए लोहे को एक ऐसे प्रावर्तनी भट्टी में रखा जाएगा, उसकी तली में रखा जाएगा जिसमें हेमेटाइट का क्षारीय अस्तर लगा होगा। जी हाँ, ऐसे प्रावर्तनी भट्टी में रखा जाएगा इसे, जिसकी तली में क्या लगा होता है? हेमेटाइट का यानी Fe2O3 का क्या लगा होता है? अस्तर लगा होता है। ये हेमेटाइट ऑक्सीकारक का काम करता है। ये हेमेटाइट उस समय ढलुए लोहे में उपस्थित इम्प्योरिटीज को यानी अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देता है। कुछ अशुद्धियां वाष्पशील प्रकृति की बनकर निकल जाती हैं और कुछ अशुद्धियां धातु मल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कैसे फेरिक ऑक्साइड अशुद्धियों को अलग करता है, इसका मेथड हम कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं कौन सी रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है और कैसे। बच्चों, अक्सर हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं से घबराते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना आपको। इस क्रिया के अंदर बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है, समझने के लिए तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे केवल दो ही तरीके के घटक आ रहे हैं, एक इम्प्योरिटीज और दूसरा ऑक्सीकारक हेमेटाइट। दो ही का मेन रोल है, इम्प्योरिटीज का और ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक बार बार इम्प्योरिटीज को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करता रहेगा। बस यही हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ढलुए लोहे में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज अभी इस समय प्रेजेंट है। तो ऐसे में वो हमारे पास अशुद्धियां हैं कौन कौन सी? कार्बन, सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये 5 अशुद्धियां हमारे पास इस समय प्रेजेंट हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बन। कार्बन की प्रसक्ता को घटाना है और आयरन की प्रसक्ता को बढ़ाना है। ऐसे में हमारा कार्बन कैसे घटता है? तो सिंपली ये जो इम्प्योरिटीज आपको दिख रहे हैं पांचों, ये केवल एक ही तरीके की क्रिया करती हैं, सब हेमेटाइट से रिएक्ट होती हैं।
यानी इन सब को कौन परिवर्तित करता है? हेमेटाइट। सल्फर को भी कौन परिवर्तित करता है? हेमेटाइट। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, इसको भी कौन परिवर्तित करेगा? फेरिक ऑक्साइड। देखो बड़ा सिंपल हो जाता है रिएक्शन, इस तरीके से आप अगर समझें तो बहुत आसान है। इसको भी कौन ऑक्सीकृत करेगा? फेरिक ऑक्साइड। यानी ये समस्त अशुद्धियां फेरिक ऑक्साइड से ही ऑक्सीकृत हो रही हैं। अब किस रूप में हो रही हैं इसे जानना होगा, तो आइए एक एक करके समझ लिया जाए। हमारा कार्बन यहां से ऑक्सीजन लेगा और क्या बनकर अलग हो जाएगा? CO2 के रूप में अलग हो जाएगा। अब कार्बन अगर CO2 यानी ऑक्सीजन को खींच लिया और CO2 बन गया तो बचा क्या हमारे पास? आयरन, Fe बच गया, राइट। रिएक्शन को बैलेंस भी करते रहेंगे। ऐसे में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 3 बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है और यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आयरन की संख्या 4 है तो यहाँ हम 4 बढ़ा देंगे, हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही सबको बैलेंस भी करते रहना है। तो सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर किस रूप में मुक्त हो जाएगा? SO2 के रूप में, और SO2 इस समय वाष्प के रूप में प्राप्त होता है यानी गैसीय अवस्था में आता है और हमारा आयरन बच जाएगा। सेम उसी तरीके से बैलेंस यहाँ भी कर सकते हो। 4 यहाँ पे आप 2 बढ़ाएंगे और यहाँ 3 बढ़ाएंगे। मैग्नीज भी यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और MnO के रूप में अलग हो जाएगा और आपका Fe अलग हो जाएगा। हालांकि MnO इस समय वाष्पशील प्रकृति का नहीं होता बल्कि ये सॉलिड होता है, यानी ये वाष्पशील नहीं होगा, ये उसी में रह जाएगा। और इधर आपका सिलिकॉन आपका यहाँ से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीकृत हो जाता है SiO2 के रूप में और आयरन भी साथ में मुक्त हो जाता है। तो आप यहाँ SiO2 जो देखेंगे ये भी वाष्पशील नहीं होगा, यानी वाष्पशील अशुद्धियों के रूप में केवल CO2 और SO2 होता है जो ऑलरेडी बनते ही निकल जाता है। लेकिन MnO और SiO2 ये वाष्पशील प्रकृति की नहीं होती। अब खासियत यह है कि ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है और ये अम्लीय ऑक्साइड है, और एक क्षार और अम्ल अगर एक ही जगह होते हैं तो आपस में क्रिया करके लौड़ में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे MnO और SiO2 अम्लीय क्षारीय ये आपस में क्रिया करने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो MnO प्लस SiO2 ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये बनाएंगी क्या? यहाँ ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ये बनाएंगी MnSiO3। और आप जानते हैं ये झाग युक्त पदार्थ, उदासीन पदार्थ बनता है, ये आपका सलाइक के रूप में होता है यानी धातुमल के रूप में प्राप्त हो रहा है। नाम होगा इसका मैग्नेस सिलिकेट। क्या नाम होगा? मैग्नेस सिलिकेट। तो आपने देखा कि हमारे पास अशुद्धियां कैसे ऑक्सीकृत होकर कन्वर्ट होती जा रही हैं। अब देखिए ये जो मैग्नेस सिलिकेट धातुमल प्राप्त हुआ ये उस समय मुक्त नहीं होता, ये उसी गलित धातु में रह जाता है, बाद में इसे हम अलग कर लेते हैं। अब रही बात फास्फोरस की, हमारे पास अब बचा क्या है? फास्फोरस की अशुद्धि। ये भी ऑक्सीजन यहाँ से पहले ग्रहण करेगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा फास्फोरस के ऑक्साइड में। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है। हालांकि इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसे P4O10 से भी लिखा जा सकता है द्विगुणित रूप में। तो ऐसे में ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाया और आयरन अलग हो गया, राइट। अब ये आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो ये आपका जो बचा हुआ फेरिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, अर्थात एक बार पुनः P2O5 किसके साथ? Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा। आपको पता है कि अम्लीय ऑक्साइड है और ये आपका धातुओं का ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? क्षारीय। फेरिक ऑक्साइड एक क्षारीय है और P2O5 अम्लीय ऑक्साइड है। दोनों फिर से एक बार क्रिया आपस में कर लेंगे और बनाएंगे फेरिक फास्फेट या फिर PO4। ध्यान रहे या फिर यहाँ पे ट्राइवेलेंट है और जो PO4 बनेगा वो भी ट्राइवेलेंट है। 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव मिलकर कैंसिल हो जाते हैं तो आपको FePO4 एक उदासीन धातुमल तैयार होगा, यानी उदासीन झागयुक्त पदार्थ पुनः एक बार मिलेगा। ये भी आपका स्लैग के फॉर्म में मिल रहा है। इसका नाम है फेरिक फास्फेट। क्या नाम है? फेरिक फास्फेट। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो भी अशुद्धियां इसमें थी,
चाहे वो कार्बन हो, सल्फर हो, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारी अशुद्धियां भट्टी की पेदी में लगे हुए फेरिक ऑक्साइड के अस्तर के द्वारा ऑक्सीकृत हो जा रही हैं और ऑक्सीकृत होकर कुछ वाष्पशील प्रकृति के रूप में मुक्त हो जा रही हैं और कुछ धातुमल में कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो इस तरीके से सारी अशुद्धियां धीरे धीरे मुक्त हो रही हैं और आयरन की प्रतिशतता आपका बढ़ रहा है। तो आयरन की प्रतिशतता बढ़ने से आयरन और शुद्ध होता जाएगा, यानी हमारा लोहा और शुद्ध होता जाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में बैलेंस नहीं किया। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ये ऑलरेडी बैलेंस है और यहाँ पे हम 3 बढ़ाएं, यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे। तो अगर यहाँ पे हम 2 बढ़ा देते हैं तो आयरन की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ पे भी हम आयरन को 4 बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ हम 4 बढ़ा लेंगे, हमारा आयरन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। इस वाले प्रक्रिया में हम देख सकते हैं इसमें एक मैग्नीज ऑक्साइड, एक सिलिका, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं और ये तैयार कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में P यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी हम 4 बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं। चूंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 10 है, यहाँ 3 है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि दोनों बराबर हो जाएं। तो ऐसे में यहाँ पे हम 3 बढ़ा देते हैं तो 30 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाता है और यहाँ पे हम 10 बढ़ा देते हैं तो यहाँ भी 30 ऑक्सीजन आपको मिल जाता है। दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाती है। और अब हम आयरन की बात करते हैं। आयरन कितना हुआ हमारे पास 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हमने 20 बढ़ा दिया तो आयरन संतुलित हो गया। और फास्फोरस 3 चौक 12, यहाँ पे हमने 12 बढ़ा दिया तो हमारा फास्फोरस बैलेंस हो गया। इधर आपका Fe2O3 और P2O5 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे Fe की संख्या कितनी है 2 है और P की संख्या कितनी है 2 है। तो हमने यहाँ 2 बढ़ाया तो Fe और P दोनों बराबर हो गया, परंतु ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो रहा है और यहाँ 5 और यहाँ 3 है तो 8 हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा रिएक्शन भी संतुलित हो जा रहा है। बच्चों आप हमेशा संतुलित रिएक्शन ही लिखेंगे, बीच में अगर कहीं छूट भी जा रहा हो तो आप लोग स्वतः उसे बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करके लिख सकते हैं। और अब यहाँ से जो हमें फेरिक ऑक्साइड, यहाँ से जो हमें आयरन प्राप्त हो रहा है उसी आयरन में धातुमल आपका उसी में जुड़ा हुआ है, उसी में मिला हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम भट्टी से लेई के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करके इसे एक बार गोलियों के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों इसमें जो एक गोली होती है वो समथिंग 75 किलोग्राम का होता है, यानी बड़ी गोलियां होती हैं। इसे 75 किलोग्राम की गोलियों के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और इन गोलियों को पीटकर उसे उसमें उपस्थित धातुमल को अलग कर दिया जाता है। क्योंकि जब भी गोली को पीटा जाता है तो उसमें धातुमल लेयर बना के अलग हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में हमारा आयरन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के शुद्ध आयरन को यानी पुनः एक बार गला लिया जाएगा और गला के उसे चाहे चादर के रूप में या फिर छड़ के रूप में उसे ढाल दिया जाएगा और अंततः उसी लोहे से हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पिटवा लोहा हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हम पिटवा लोहा के गुणों की बात कर लेते हैं कि आखिर इस लोहे में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये लोहा कैसा गुण दिखाता है। तो आइए समझते हैं मुख्य गुण इसका कौन कौन सा है। पहली चीज तो ये है कि अब तक के जो भी लोहे निर्मित किए गए हैं, यानी जो हम 3 वैरायटी के लोहे प्राप्त करेंगे, उन सभी लोहों में सबसे शुद्धतम रूप इसी का होता है, यानी पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसमें रासायनिक संगठन की बात कर लो तो इसमें आयरन 99.5 to 99.9% अर्थात 99.5 से 99.9% इसमें आयरन उपस्थित होता है, जबकि कार्बन 0.1 से 0.25% होता है। यानी कार्बन का जो स्तर होता है पिछले ढलोए लोहे की अपेक्षा बहुत ज्यादा
कम हो जाता है, यानी बहुत गिर जाता है। ऐसे में ये 0.1 से 0.25 के बीच पहुंच जाता है। तो आयरन की प्रतिशतता बढ़ी और कार्बन की प्रतिशतता घट गई। संरचना की बात करते हैं, आखिर इसका संरचना कैसा होता है, ये किस तरीके का संरचना बनाता है। तो ध्यान रहे ये फाइब्रस होता है, अर्थात रेशेदार होता है। इस प्रकार के जो आयरन होते हैं वो रेशेदार होते हैं, ये आप इसको रेशे के रूप में देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, कितने ताप पर इसे पिघलाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसके अंदर से जब कार्बन की प्रतिशतता डाउन हो जाती है, आयरन की प्रतिशतता बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे ये शुद्ध होता रहेगा वैसे वैसे इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में ढलुए लोहे की अपेक्षा इसका जो गलनांक होता वो बढ़ जाता है और बढ़कर 1770 केल्विन हो जाता है। यानी शुद्ध लोहा अर्थात पिटवा लोहा का जो गलनांक होता है वो 1770 केल्विन होता है। प्रकृति की बात कर लेते हैं, कैसा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। तो ऐसे में ये मृदु और आघात वर्धनीय होता है, यानी ये लोहा मृदु अर्थात मुलायम होता है अपेक्षाकृत ढलवा लोहा के, और साथ ही साथ आघात वर्धनीय अर्थात इसे अगर पीटिए तो ये फैलता है, ये टूटता नहीं है, ये फैल जाता है, यानी इसमें मैलेबल प्रॉपर्टी होती है। वेल्डिंग की बात करें तो सर क्या इसे वेल्डिंग किया जा सकता है? बिल्कुल, सबसे सरलता से इसको वेल्डिंग किया जा सकता है, यानी बड़े आसानी से इसका वेल्डिंग किया जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं इसकी वेल्डिंग सरलता से की जा सकती है। क्या इसमें चुंबकीकरण का भी गुण है? क्या चुंबकीकरण किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसका चुंबकीकरण भी किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं किया जा सकता, यानी बिल्कुल ढलुए लोहे के समान इसका भी चुंबकीकरण बहुत आसानी से हो जाता है, परंतु यह अस्थायी नहीं होता। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं? यूज की बात करते हैं तो बच्चों सबसे ज़्यादा उपयोग दैनिक जीवन में हम इसी लोहे का करते हैं। इस लोहे का इस्तेमाल हम दरवाजे, खिड़कियाँ इन सब के बनाने में भी कर सकते हैं। लोहे की चैन भी इसी से बनाया जा सकता है। रेलगाड़ी के डब्बे बनते हैं। कृषि यंत्र तमाम जैसे हल वगैरह बनता है, खुरपा, हसिया, यानी तमाम ऐसे कृषि यंत्र हमें मिलते हैं, उन सभी का निर्माण भी हम इससे आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे तो इसका बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हमारे जीवन में है। तो ये था हमारे पास इस लोहे का उपयोग और इसके गुण। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पिटवा लोहा का निर्माण किया और उसके गुणों के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ साथ पिटवा लोहा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। बड़े ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। वो क्या है? क्वेंचिंग। जी हाँ, कभी कभी इस पर सवाल बनता है कि आखिर क्वेंचिंग किसे कहते हैं। क्वेंचिंग को हम हिंदी में कहते हैं जल समन। क्या कहते हैं? जल समन। अर्थात जब हम पिटवा लोहा को या किसी भी लोहे को गर्म करके उसे जल में डाल देते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वेंचिंग। यानी लोहे को गर्म करके उसे जल में डालना ये क्वेंचिंग कहलाता है, जल समन कहलाता है। ऐसी स्थिति में हमारा लोहा जो होगा वो पहले की अपेक्षा अपने प्रॉपर्टी में भिन्नता दर्शाता है, अर्थात भंगुरता या मृदुलता का गुण दिखाता है। तो ध्यान रहे, यदि हम पिटवा लोहे का क्वेंचिंग कर रहे हैं, पिटवा लोहा का समन कर रहे हैं, यानी पिटवे लोहे को हम गर्म करके और उसे जल में डाल रहे हैं, तो इस दौरान क्वेंचिंग प्रक्रिया के पश्चात हमारे पास जो भी उत्पन्न होगा वो ऑलरेडी मृदु के रूप में होगा, यानी आपका पिटवा लोहा और मृदु हो जाता है यदि हम उसका जल समन करते हैं तो। लेकिन यही प्रकरण यदि आप स्टील का करते हैं, इस्पात का करते हैं, तो उसके जल समन के दौरान वो और ज़्यादा कठोर और भंगुर हो जाता है। तो ऐसे में दोनों के जल समन में अंतर है। अब यहाँ बात ये ध्यान देनी है कि जब हम पिटवा लोहा का जल समन कर रहे होते हैं तो उस दौरान प्राप्त लोहा
कैसा हो जाता है और मृदु हो जाता है, ना कि कठोर। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि पिटवा लोहे के अंदर लगभग सारी अशुद्धियां समाप्त हो चुकी होती हैं और अगर इसमें कोई भी अशुद्धि रह जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है इस लोहे पर। ध्यान रहे, अगर हमारे पास इस लोहे के अंदर, पिटवे लोहे के अंदर यदि फास्फोरस की अशुद्धि पाई जाती है, फास्फोरस की अशुद्धि रह जाती है, तो ध्यान रहे इस दौरान साधारण ताप पर ही आपका पिटवा लोहा भंगुर हो जाता है। यानी फास्फोरस की उपस्थिति में पिटवा लोहा और भंगुर हो जाता है, यानी ब्रिटिल प्रॉपर्टी का हो जाता है। जबकि सामान्यतः कैसा होता है, मृदु होता है, लेकिन फास्फोरस की उपस्थिति में ये भंगुर हो जाता है। इस प्रकरण को शीत भंगुर भी कहते हैं। इस प्रकरण को हम क्या कहते हैं, कोल्ड सॉर्ट भी कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि शीत भंगुर क्या है, यानी कोल्ड सॉर्ट क्या है। तो बड़ा ही सरल तरीका है इसका, कैसे बोलना होगा कि जब पिटवा लोहा में फास्फोरस की अशुद्धि उपस्थित होती है तो उस दौरान हमारा लोहा कैसा हो जाता है, भंगुर प्रकृति का हो जाता है। इस प्रकरण को शीत भंगुर कहा जाता है, यानी कोल्ड सॉर्ट कहा जाता है। तो ऐसी फास्फोरस की उपस्थिति में बनेगी ये स्थिति। और अगर हमारे इस पिटवे लोहे में सल्फर की अशुद्धि पाएगी, किसकी अशुद्धि पाएगी, सल्फर की अशुद्धि उपस्थित हो गई, तो जब हम उसे रक्त तप्त करेंगे तो उस दौरान वो भंगुर हो जाएगा। इस भंगुरता को हम ताप भंगुर गुण कहते हैं, अर्थात इसको हॉट सॉर्ट कहते हैं। तो दो तरीके से इसके अंदर भंगुरता का गुण आएगा, एक तो फास्फोरस की उपस्थिति में और दूसरा सल्फर की उपस्थिति में। ध्यान रहे, सल्फर की उपस्थिति में रक्त तप्त करने के पश्चात हमारा लोहा भंगुर होगा, जिसे हम ताप भंगुर कहेंगे, ताप भंगुर आयरन के रूप में जानेंगे। जबकि फास्फोरस की उपस्थिति में यदि पिटवा लोहा सामान्य ताप पर ही रखा जाए तो ही भंगुर हो जाता है, इसे हम शीत भंगुर के नाम से जानेंगे। तो इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखना होगा, ये भी इसके गुण में या प्रकृति में जुड़ती हैं।